2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, यूएसए का 9/11, मुंबई का 26/11 और 2019 का पुलवामा अटैक। क्या आप सब ये जानते हैं कि इन सारे अटैक्स में क्या कॉमन है? ऐसा क्या हुआ सालों पहले जिसके कारण ये अटैक्स अंजाम में आए? आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगी। चौबीस दिसंबर 1999 क्रिसमस ईव का दिन था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़कर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली जा रही थी। इस फ्लाइट के कैप्टन थे देवी शरण और उनके साथ उनके फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार। इस फ्लाइट के अंदर तकरीबन 191 पैसेंजर्स और क्रू थे। ये एक नॉर्मल रूटीन फ्लाइट थी जो दो कैपिटल्स को कनेक्ट करती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सफ़र एक कभी ना भूलने वाला नाइटमेयर बन जाएगा। शाम को करीब 5:30 बजे के पास जैसे ही फ्लाइट ने इंडियन एयर स्पेस एंटर करा, एक मास्क पहने हुए आदमी ने सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा को कहा कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और उसके पास एक बॉम्ब है। ये कहते ही 4 और मास्क पहने हुए लोग अपनी अपनी सीट से उठ गए और सारे पैसेंजर्स को धमकाने लग गए। उसके बाद उन 5 हाईजैकर्स ने मिलकर आदमियों, औरतों और बच्चों को सेपरेट करके उनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया और उन सबको काबू में करने के लिए वो उनको जान की धमकी देने लग गए। पैसेंजर्स में फिर एकदम से डर और अफरा तफरी मच गई। हाईजैकर्स के पास चाकू और बंदूकें थी जिन्हें लेकर वो कॉकपिट की तरफ चले गए और उन्होंने कॉकपिट पे कब्जा कर लिया। फिर बंदूक की नोक पे पायलट को बोला फ्लाई वेस्ट। हाईजैकर्स के कहने पर कैप्टन प्लेन को लाहौर के एयर स्पेस की तरफ तो ले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से लैंडिंग की परमिशन मांगी, उन्होंने साफ मना कर दिया। इस सब के बीच कैप्टन शरण इंडियन ATC से कांटेक्ट में रहे और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करी कि वो पाकिस्तान से परमिशन मांगे प्लेन को लैंड करवाने की, क्योंकि हाईजैकर्स इंडिया में लैंड नहीं करना चाहते थे और साथ ही में उन्होंने 10 पैसेंजर्स को जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये रिक्वेस्ट इंडिया ने 6:30 बजे डाली और वो उसी वक्त पाकिस्तान ने डिनाई कर दी। इसके बाद कैप्टन शरण ने इंडियन ATC को बताया कि प्लेन का फ्यूल अब बहुत कम हो गया है और उन्हें जल्द से जल्द प्लेन को लैंड करना पड़ेगा रीफ्यूलिंग के लिए। इस वजह से हाईजैकर्स ने भी उनको परमिशन दे दी है अमृतसर में लैंड करने की। अब तक का प्लान बिल्कुल भी हाईजैकर्स के हिसाब से नहीं चल रहा था और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडियन गवर्नमेंट के लिए पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने की, क्योंकि प्लेन अब उनकी टेरिटरी में लैंड होने वाला था। इंडिया ने फटाफट एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जो चाहते थे कि प्लेन की रीफ्यूलिंग को जितना डिले करा जा सकता हो उतना डिले करें। उनके प्लान के हिसाब से वो फ्यूल टैंकर के साथ कुछ पंजाब पुलिस के कमांडोज भेजने वाले थे जो पहले जाके उसी टैंकर से प्लेन का रास्ता ब्लॉक करने वाले थे और फिर टायर्स को डिफ्लेट करने वाले थे, जिसके कारण प्लेन उड़ नहीं पाता। शाम के 7:01 पर प्लेन अमृतसर के पास राजा सांसी एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। प्लान के मुताबिक इंडियन ऑफिशियल्स रीफ्यूलिंग को डिले कर रहे थे ताकि वो सिचुएशन को डिफ्यूज करके हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर पाते, लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन शरण बार बार ATC को रीफ्यूलिंग के लिए बोल रहे थे क्योंकि हाईजैकर्स अब इम्पेशेंट होकर पैसेंजर्स को मारने लग गए थे। इस फ्लाइट में एक पैसेंजर था 25 साल का रूपेन कटियाल, जिसकी शादी 21 दिन पहले यानी 3 दिसंबर को 20 साल की रचना कटियाल से हुई थी और वो अपने हनीमून से इस फ्लाइट में इंडिया वापस आ रहे थे। वैसे तो उन्होंने 2 दिन पहले ही वापस आना था, पर टिकट्स ना कंफर्म होने के कारण उनको ये फ्लाइट लेनी पड़ी। डिले की वजह से हाईजैकर्स ने कुछ हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर दिया था और इसी वजह से उन्होंने बार बार छाती में चाकू मार के रूपेन कटियाल को क्रिटिकली इंजर कर दिया था। एक और पैसेंजर था सतनाम सिंह, जिसको गर्दन और मुंह के पास चाकू मारकर उन्होंने घायल कर दिया था। वहाँ के ऑफिशियल्स ने हाईजैकर्स से बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करना चाहते थे। उसके बाद अमृतसर ATC को किसी एक मिस्टर लाल का फोन आया। उसने बोला कि वो होम मिनिस्ट्री से बोल रहा है और उसने ऑर्डर दिया कि प्लेन को जल्द से जल्द रीफ्यूल करके जाने दो। इंडियन ATC को ये बात बहुत अजीब लगी और उन्होंने उसकी बात मानने से साफ मना कर दिया। और ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मिस्टर लाल नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इनफैक्ट बाद में पता चला कि ये फ़ोन इंडिया से नहीं बल्कि यूरोप से आया। ये फ़ोन किसने करा, इस फ़ोन करने के पीछे क्या मोटिवेशन थी, ये किसी को नहीं पता। 7:45 पर अपने प्लान को अंजाम देते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने फ्यूल टैंकर्स भेज दिए ताकि हाईजैकर्स को ऐसा लगे कि प्लेन अब रीफ्यूल होने वाला है। और हाईजैकर्स को ये नहीं पता था कि इसी फ्यूल टैंकर में पंजाब पुलिस के कमांडोज हैं जो उन्हें रोकने आ रहे थे। अब फ्यूल टैंकर बहुत तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर इंडियन ATC ने वॉकी टॉकी के थ्रू उस फ्यूल टैंकर के ड्राइवर को बोला कि अपनी स्पीड थोड़ी कम करे वरना हाईजैकर्स को शक हो जाएगा। लेकिन उस ड्राइवर ने टैंकर को धीरे करने की बजाय एकदम से ब्रेक मार दी और उसको वहीं रोक दिया। और ये सब होता हुआ हाईजैकर्स ने कॉकपिट से देख लिया था।
इस सिचुएशन में हाईजैकर्स को लगा कि ज़रूर उनके खिलाफ कोई प्लान बनाया जा रहा है। इसके चलते उन्होंने कैप्टन शरण को बोला कि अगर उन्होंने इसी वक्त प्लेन को टेक ऑफ नहीं करा तो वो सामने बैठे हुए 5 हॉस्टेजेस को जान से मार देंगे। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण कैप्टन शरण को उसी वक्त प्लेन को टेक ऑफ करना पड़ा और बहुत मुश्किल से उन्होंने सामने खड़े हुए फ्यूल टैंकर को अवॉइड करा। 7:50 पर प्लेन बिना रिफ्यूल हुए ही हवा में उड़ चुका था। अगर अब आप सब ये सोच रहे हो कि इस दौरान इंडिया के एनएसजी कमांडोज, स्पेशल फोर्सेस या फिर कोई एंटी हाईजैकिंग यूनिट्स डिप्लॉय क्यों नहीं हुए, तो इसका कारण था इसी फ्लाइट में बैठा एक पैसेंजर, रॉ एजेंट शशि तोमर। शशि को हाईजैकिंग के कुछ दिन पहले एक और रॉ एजेंट यूवी सिंह ने यह बताया था कि उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट एक इंडियन प्लेन को हाईजैक करने वाले हैं। यूवी सिंह अपनी इस इन्फॉर्मेशन को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने शशि को ऑर्डर दिया था कि इस इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी को चेक करें। शशि ने उनकी बात ना मानते हुए उनसे रिक्वेस्ट करी कि झूठी अफवाहें ना फैलाएं। और किस्मत की बात देखिए, शशि आज खुद उसी हाईजैक प्लेन में एक पैसेंजर थे। शशि तोमर के ब्रदर इन लॉ एनके सिंह, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इंश्योर करा कि कोई भी स्पेशल फोर्सेस या कमांडो ऑपरेशन डिप्लॉय नहीं करा जा सके ताकि शशि सेफ रहे। इसी वजह से एनएसजी एंटी हाईजैकिंग यूनिट्स अमृतसर टाइम से नहीं पहुंच पाई और ये रेस्क्यू मिशन एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। अमृतसर से उड़ने के बाद हाईजैकर्स के कहने पर प्लेन को फिर से लाहौर की तरफ ले गए। 8:07 पर प्लेन लाहौर एयर स्पेस एंटर कर गया था। कैप्टन शरण ने फिर से पाकिस्तानी एटीसी से लैंड करने की परमिशन मांगी, जिसको उन्होंने उसी वक्त डिनाई कर दिया और साथ ही में उन्होंने रनवे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी ताकि प्लेन लैंड ही ना हो पाए। प्लेन में फ्यूल अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और उनको तुरंत प्लेन को लैंड करवाना जरूरी था। कैप्टन शरण को अपने सामने एक हाईवे दिखा तो उन्होंने पाकिस्तानी एटीसी को रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि उन्हें लाहौर में लैंड करने की परमिशन दे दें, नहीं तो उनको सामने वाले हाईवे में प्लेन को क्रैश लैंड करवाना पड़ेगा। अब ये सुन के पाकिस्तानी एटीसी ने उनको लैंड करने की परमिशन दे दी। इंडिया को अब तक लाहौर में प्लेन लैंड होने की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करी कि पाकिस्तान के इंडियन हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में थे, उनको एक हेलीकॉप्टर में लाहौर एयरपोर्ट लेकर आया जाए। इंडिया ने यह भी रिक्वेस्ट करी कि प्लेन को दोबारा उड़ने ना दिया जाए। इस वजह से प्लेन के लैंड होते ही पाकिस्तानी फोर्सेज ने रनवे की लाइट्स फिर से ऑफ करवा दी और प्लेन को अपने कमांडो से घेर लिया। उन्होंने अपनी तरफ से हाईजैकर से नेगोशिएट करने की कोशिश भी करी। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि औरतों और बच्चों को छोड़ दें, लेकिन हाईजैकर्स ने उनसे बात करने से ही मना कर दिया। इंडियन हाई कमिश्नर को पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर दिया तो था, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। IC-814 10:32 पर रीफ्यूलिंग के बाद एक अननोन डेस्टिनेशन के लिए वापस हवा में उड़ चुका था और हाईजैक स्टार्ट हुए अब तक 5 घंटे हो चुके थे। लाहौर से निकलने के बाद हाईजैकर्स ने पायलट को बोला कि अपना कोर्स काबुल, अफगानिस्तान की तरफ सेट करें, पर उस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज ना होने के कारण हाईजैकर्स को अपना प्लान चेंज करना पड़ा। हाईजैकर्स ने फिर प्लेन को पहले ओमान और फिर दुबई में लैंड करवाने की कोशिश करी, लेकिन गेस व्हाट, पाकिस्तान की तरह उनको वहां भी लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। फाइनली सुबह 1:40 पर फ्लाइट को UAE के अल-मनाद एयरबेस पे लैंड कराया गया। वहां लैंड होने के कुछ देर बाद हाईजैकर्स ने 27 पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया, जिसके अंदर रूपिन कटियाल और सतनाम सिंह भी थे। रूपिन कटियाल अपनी इंजरीज के कारण फ्लाइट लैंड होने से पहले ही गुजर गए थे और सतनाम सिंह भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। उसी दिन इंडियन एयरलाइंस ने एक स्पेशल रिलीफ प्लेन दुबई भेजा, जिसके अंदर सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव थे, उन पैसेंजर्स को वापस अपने देश लाने के लिए। 25 दिसंबर रात 11 बजे वो रिलीफ प्लेन इंडिया लैंड हो गया। पैसेंजर्स को फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया। रूपिन और रचना कटियाल के पेरेंट्स जहां अपने बच्चों को हनीमून से वापस आने के बाद रिसीव करने आने वाले थे, वहीं पे उनको रूपिन की डेड बॉडी हैंड ओवर करी गई। फिर उन रिलीज पैसेंजर्स ने बताया कि हाईजैकर्स आपस में एक दूसरे को कोड नेम लेकर बुला रहे थे और उन हाईजैकर्स के कोड नेम्स थे बर्गर, डॉक्टर, भोला, शंकर और चीफ। सुबह के 3:30 बजे IC-814 अब अपनी आखिरी डेस्टिनेशन के लिए उड़ चुका था। UAE से निकलने के बाद 25 दिसंबर सुबह 8 बजे प्लेन कांधार अफगानिस्तान में लैंड हो गया। अफगानिस्तान उस वक्त तालिबान के रिजीम के अंडर था,
जब एयरक्राफ्ट कांधार में लैंड हुआ तो तालिबान की अथॉरिटीज ने इंडिया और हाईजैकर्स के बीच नेगोशिएट करने का ऑफर दिया। पैसेंजर्स का हाल अब बद से बदतर हो चुका था। उनको इर्रेगुलर तौर पे खाना मिलना, पीने को पानी ना मिलना और हाईजैकर्स का उन पे किसी भी टाइम अग्रेसिव होना उनको और परेशान करने लगा था। अब तक हाईजैकिंग को 15 घंटे हो चुके थे और उनका जल्दी रेस्क्यू होने का कोई आसार नहीं दिख रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर इस हाईजैकिंग का मकसद था क्या। कांधार में प्लेन लैंड होने के बाद हाईजैकर्स और इंडियन गवर्नमेंट में उसी दिन नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई और हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड्स आगे रख दी। 36 प्रिजनर्स का रिलीज जो इंडियन जेल्स में बंद थे, हरकत उल मुजाहिदीन फाउंडर सज्जद अफगानी की डेड बॉडी जो इंडिया में जम्मू में दफन थी और 200 मिलियन यूएस डॉलर्स। इससे एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि हाईजैकिंग कराने वाले हरकत के ही मेंबर्स थे। अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बहुत अहम फैसला लेने का वक्त आ गया था कि हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन करी जाए या ना करी जाए। फाइनली उन्होंने नेगोशिएशन करने का फैसला लिया और 27 दिसंबर को एक नेगोशिएशन टीम को कांधार भेज दिया। उस नेगोशिएशन टीम में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक काजू, उनके साथ होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल अजीत डोवल और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट सीडी सहाय भी थे। दुबई में जो पैसेंजर्स रिलीज हुए थे उन्होंने ये भी बताया था कि हाईजैकर्स के पास .32 कैलिबर की 2 रिवॉल्वर्स और चाकू थे, लेकिन वहां पहुंचकर नेगोशिएशन टीम ने देखा कि असल में उनके पास 17 किलो आरडीएक्स, 36 ग्रेनेड्स, ऊजी मशीन पिस्टल्स और एटलीस्ट एक असॉल्ट राइफल थी। इससे उनको ये तो पता चल गया था कि हाईजैकर्स पूरा का पूरा प्लेन उड़ाने की कैपेसिटी रखते थे। नेगोशिएशन टीम साथ में ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी कैरी आउट करना चाहती थी, लेकिन तालिबान ने इंडियन कमांडोज को एंटर करने से बिल्कुल मना कर दिया, ये कहते हुए कि अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस आपस में ठीक नहीं है और वो कोई भी खून खराबा नहीं चाहते। इसके बाद इंडियन नेगोशिएशन टीम ने तालिबान से ही रिक्वेस्ट करी कि वो अपने कुछ कमांडोज को भेज दे पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए भी मना कर दिया। इन बातों के बीच तालिबान अब अलर्ट हो गया था और उन्होंने प्लेन को टैंक्स और रॉकेट लॉन्चर्स से घेर लिया था। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ये बताया कि ये सब उन्होंने इसलिए करा है ताकि हाईजैकर्स पैसेंजर्स को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि उन्होंने ये इसलिए करा है ताकि इंडियन मिलिट्री उन पर अटैक ना कर पाए। 27 दिसंबर को तालिबान हेड मौलाना मोहम्मद उमार ने एक पाकिस्तान न्यूज़पेपर से कहा कि या तो हाईजैकर्स अफगानिस्तान छोड़ दें या अपने वेपन्स सरेंडर कर दें। ये सुन के इंडियन नेगोशिएशन टीम को लगा कि हाईजैकर्स ने अगर सरेंडर कर दिया तो तालिबान ऑफिशियल्स उनको अरेस्ट कर लेंगे। ये सुन के उनको थोड़ी होप मिली और उन्होंने सीरियस नेगोशिएशन शुरू कर दी। सज्जद अफगानी की डेड बॉडी और 200 मिलियन की डिमांड तो उसी वक्त रिजेक्ट हो गई। आखिर में 36 की जगह 3 प्रिजनर्स को रिलीज करने का फैसला हुआ और ये नेगोशिएशंस 30 दिसंबर तक चली। तब तक सारे पैसेंजर्स प्लेन में ही थे और उनकी कंडीशन अनबेरेबल हो चुकी थी। प्लेन के जो टॉयलेट्स थे वो भी अब तक ओवरफ्लो करने लग गए थे। 3 में से 2 टेररिस्ट प्रिजनर्स श्रीनगर जेल में बंद थे, इसलिए 30 दिसंबर को रॉ के चीफ एएस दुलत जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला के पास गए। फारूक प्रिजनर के रिलीज के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन आखिर में उनको मानना ही पड़ा। फारूक ने प्रिजनर्स को रिलीज करते हुए ये बोला, वी विल हैव टू पे फॉर दिस एंड फॉर ईयर्स टू कम। ये बात शायद उस टाइम कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट थी। उन 2 प्रिजनर्स के साथ दुलत दिल्ली पहुंचे, जहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह तीसरे प्रिजनर के साथ कांधार जाने का वेट कर रहे थे। शाम को उनके लैंड होने तक सारे के सारे हॉस्टेजेस प्लेन से बाहर आ गए थे और हाईजैकर्स ने भी अपने वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स प्लेन से हटा दिए थे। लेकिन जैसा इंडियन ऑफिशियल सोच रहे थे कि हाईजैकर्स के सरेंडर करने के बाद तालिबान उनको अरेस्ट कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 31 दिसंबर रात 9:17 पर उन 5 हाईजैकर्स और 3 रिलीज प्रिजनर्स को अरेस्ट करने की जगह तालिबान के ऑफिशियल्स उनको बॉर्डर पार क्वेटा पाकिस्तान की तरफ ले गए। अब इससे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट साफ पता चल गई थी। फाइनली 1 जनवरी सुबह के 12:25 पर IC 814 रिलीज्ड हॉस्टेजेस के साथ न्यू दिल्ली पहुंच गई।
अब आते हैं उस बात पे जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोली थी। वो कनेक्शन समझने के लिए आपको ये स्टोरी सुननी ज़रूरी थी। जो 3 प्रिजनर्स रिलीज हुए थे, उनका इम्पैक्ट आज तक ये दुनिया झेल रही है। कैसे, ये मैं आपको अब बताऊंगी। पहला टेररिस्ट जो इस हाईजैकिंग की वजह से रिलीज हुआ था, उसका नाम था मौलाना मसूद अजहर। रिलीज होने के कुछ टाइम बाद ही साल 2000 में उसने एक टेररिस्ट ग्रुप फॉर्म करा, जैश-ए-मोहम्मद। वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था 2001 पार्लियामेंट, 2008 मुंबई, 2016 पठानकोट और 2019 पुलवामा अटैक्स के लिए। इन अटैक्स में 300 से भी ज़्यादा जानें गईं और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए। आखिर फारूक अब्दुल्ला की बात वी विल पे फॉर दिस एंड फॉर टाइम टू कम सच निकली, क्योंकि इन सारे अटैक्स ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। दूसरा रिलीज टेररिस्ट था अहमद उमर सईद शेख, जिसने आगे जाकर अमेरिका के 2001 में हुए 9/11 अटैक्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद करी थी, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और करीब 25,000 लोग घायल हुए थे। इसके साथ वो डैनियल पर्ल, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था, उसकी किडनैपिंग और मर्डर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। तीसरा और आखिरी रिलीज टेररिस्ट था मुश्ताक अहमद जरगार, जो अपनी रिलीज के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिलिटेंट्स को ट्रेन करने में एक्टिव रहा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आज तक हमें नहीं पता। और इसी तरीके से ये सारे टेरर अटैक्स IC 814 की हाईजैकिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड थे। और ये थी आज तक की इंडिया की सबसे लंबी हाईजैकिंग की कहानी, जिसने पूरी दुनिया ही हिला दी। अगर आप सबके पास इस कहानी से जुड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्राइम कहानी में। टिल देन, इफ यू सी समथिंग, से समथिंग।